Assalamu alaikum students. Deformities of skeleton from chapter number 16 of FSC Part 2 Biology book. इन डिफॉर्मिटीज़ के मुख्तलिफ कॉजेज़ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखे, जिनमें हमने जेनेटिक कॉजेज़, हार्मोनल कॉजेज़ और इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल कॉजेज़ को भी स्टडी किया अलॉन्ग विद द रिप्रेजेंटेटिव डिजीजेस ऑफ ईच कॉज। आज हम बात करेंगे कि इन तीनों कॉजेज़ के अलावा भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे स्केलेटल सिस्टम में डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क स्लिप, और ये बहुत ज़्यादा दफ़ा आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन डिज़ीज़ तो नहीं कह सकते इसको, डिफॉर्मिटी है जो कि शायद हमारी बाज़ दफ़ा अपनी ही गलती की वजह से हो जाती है। इसमें ये यंग या ओल्ड एज का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, ओल्ड एज में हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं ऑलरेडी जेनेटिक या हार्मोनल या न्यूट्रिटिव कॉजेज़ की वजह से, जिसकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पहले बात करते हैं कि आखिर ये डिस्क स्लिप चीज़ क्या है। डिस्क स्लिप की जब हम बात करते हैं तो इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरवर्टिब्रल, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो बैकबोन है बेसिकली वो 33 वर्टिब्राई से, यानी कि छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे ब्लॉक से मिलके बनी है। ये ब्लॉक्स, ये वर्टिब्राई आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जुड़े हुए हैं, और इनको जोड़ने के लिए बेसिकली फर्दर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। हर दो वर्टिब्राई के दरमियान में एक खास कुशन लाइक पैड मौजूद होता है। ये कुशन लाइक पैड क्या है? बेसिकली यही हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके इनर स्ट्रक्चर की। इंटरनली ये एक सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसिस से मिलकर बनी होती है। ये सेमी फ्लूइड एरिया क्या करता है? ये एक रबर के तौर पे काम करता है, रबर बॉल के तौर पे काम करता है, जो कि इस डिस्क को ना सिर्फ इलास्टिसिटी देता है बल्कि कंप्रेसिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इस इंटरनल सेमी फ्लूइड को बैरूनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिंग जो कि फिब्रोकार्टिलेज की बनी होती है कवर करी होती है, और इस रिंग को हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं। यानी कि इंटरनल सेमी फ्लूइड एरिया हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसस, और उसके इर्द गिर्द एक स्ट्रॉन्ग फिब्रोकार्टिलेज का रिंग मौजूद है जिसे हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं। ये क्या करता है? बेसिकली यही जो दो सक्सेसिव वर्टिब्राई हैं, साथ साथ वाले जो वर्टिब्राई हैं, उनको आपस में जोड़े हुए होता है। ओवरऑल अगर हम इस डिस्क का मेजर फंक्शन देखें तो इसका काम क्या है? इसका काम है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। आपने अक्सर गाड़ियों वगैरह में सुना होगा, बिलखसूस जितने भी लेटेस्ट मॉडल गाड़ी आती है पहले की निस्बत, तो कहा जाता है कि ये ज़्यादा आरामदेह है। आरामदेह इन अ सेंस ठीक है, उसकी सीट्स थोड़ी वाइड होती हैं, स्पेशियस होती है, इसके साथ साथ उसके अंदर बड़े पावरफुल शॉक एब्जॉर्बेंट्स लगे होते हैं। इवन कि अगर आप टूटी फूटी सड़क पे जाते हैं, बिलखसूस जीटी रोड वगैरह पे, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के खड्डे और मुख्तलिफ किस्म की जगह जगह पे सड़क टूटी हुई होती है, इसके बावजूद आप बड़ा स्मूथली गुजर जाते हैं और शायद आपको इतना अंदाज़ा भी नहीं होता कि बाहर से रोड कितना टूटा हुआ है, कितना खराब है। इसकी वजह क्या है कि उन गाड़ियों के अंदर बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, जो गाड़ी को लगने वाले झटके सिर्फ टायर्स और अपने तक महदूद रखते हैं, और आप सीट के ऊपर स्मूथली बैठ के अपना सफ़र कंटिन्यू रखते हैं, आरामदेह सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म के जैसे बिलखसूस भाग दौड़ के दौरान, जंप करने के दौरान, या आगे को या पीछे को या साइड्स पे अगर हम झुक रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो बोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म का जो कर्वेचर ऑलरेडी मौजूद है, तो वो फर्दर जो कर्व हो रही है, जो बेंड हो रही है, या जो भी उसको लोकल फिजिकल किसी किस्म का अगर उस पे इफेक्ट हो रहा है, तो वो सारा का सारा ये शॉक एब्जॉर्बर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और हमारी जो बैकबोन है, जो स्पाइन है उसके अंदर, उसको बेसिकली हर्ट नहीं होने देते।
डिस्क स्लिप क्या है और इसकी वजह से होने वाली मुख्तलिफ किस्म की जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या क्या है। डिस्क स्लिप में क्या होता है, बाज दफ़ा बहुत ही शदीद या अचानक से हमारी जो स्पाइन है उसको किसी किस्म का फिजिकल ट्रॉमा पहुंचता है। ये क्या पहुंच सकता है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम ऑब्जेक्ट उठाने के दौरान, जैसे हमने बात की कि बेंडिंग के दौरान भी ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट उठाते हैं और आगे की तरफ झुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा पोजीशन अल्टरेशन की वजह से हमारी जो मोहरे हैं वो आपस में अपनी जगह खो देते हैं, या इनके दरमियान में जो मौजूद शॉक एब्जॉर्बर्स हैं वो हर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो हमारा एनुलस फिब्रोसिस है ये रप्चर हो जाता है। इसके अंदर ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेमी फ्लूइड मौजूद है जिसे हमने न्यूक्लियस पल्पोसस कहा था। तो एनुलस फिब्रोसिस जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउटर हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज था, आउटर रिंग था, जब वही रप्चर हो जाएगा तो अंदर मौजूद सेमी फ्लूइड जो है वो भी प्रोट्रूड हो जाएगा। अब बेसिकली इस न्यूक्लियस पल्पोसस या सेमी फ्लूइड की प्रोट्रूजन को ही हम हर्निएशन कहते हैं। हर्निएटेड डिस्क को ही कॉमनली हम डिस्क स्लिप या स्लिप्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से एक तो हमने देखा जो हमारा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग था फिब्रो कार्टिलेज का, एक तो वो रप्चर हुआ जिसकी वजह से जो इंटरनल सेमी फ्लूइड था वो भी एक्सपोज हो गया। इसकी वजह से मज़ीद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि ये जो हमारी स्लिप डिस्क है ये बेसिकली हमारी जो नर्व कॉर्ड है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रेस कर देती हैं, या उस कॉर्ड से बाहर अगर कोई नर्व्स निकल रही हैं, प्रोट्रूड आउट हो रही हैं तो उनको प्रेस कर देती है। नस के दब जाने की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स आर्क है, आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है और बेसिकली ब्रेन से निकलने वाली ये नर्व्स मैसेज कंडक्शन कर रही होती हैं एक नर्व सेल से नेक्स्ट नर्व सेल तक। तो अगर इन बिटवीन कहीं पे नस दब जाती है तो क्या होगा, मैसेज की ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन का नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है, से फॉर एग्जांपल हमारे जो लोअर लिम्स हैं, जो टांगे हैं, जो निचला धड़ है, उसके साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा। बाज दफ़ा पेन इतनी स्वेयर होती है कि शायद खड़ा भी होना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल तो होता ही है। तो इसमें एक तो नर्व्स प्रेस हो जाती है, इसके साथ साथ बड़ी ही स्वेयर पेन होती है। अब इस दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस में इसको ट्रीट कैसे किया जाए। एक तो इसका ट्रीटमेंट है बेड रेस्ट, रिलैक्स करें, अपनी नर्व्स को रिलैक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और साथ में हेल्दी डाइट लें ताकि हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर फर्दर जो डेपोजिशन होनी है मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की वो स्ट्रॉन्ग इनफ हों और अपने आप को रिपेयर कर सकें। अदरवाइज पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन की वजह से जो दर्द हो रहा है उससे भी रिलीफ मिले, और इसके साथ साथ अगर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस स्लिप डिस्क को सर्जिकली रिमूव भी किया जा सकता है। डिस्क स्लिप के अलावा एक और इंतहाई पेनफुल या तकलीफ दे डिफॉर्मिटी है स्केलेटल सिस्टम की, स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली क्या है, ये एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसमें जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर 4 मुख्तलिफ जगहों पे कर्वेचर्स हैं। इसके अलावा ये 33 वर्टिब्राई पे मुश्तमिल है और ये वर्टिब्राई आपस में ज्वाइन है, यानी कि जगह जगह पे जॉइंट्स मौजूद हैं जो कि हमें बेंड करने में, शॉक को एब्जॉर्ब करने में, हमारी मोशन में हमें असिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है वो मूवमेंट में ज़्यादा ब्रिस्क हेल्प आउट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट विदाउट एनी जॉइंट सिंगल स्ट्रक्चर। तो अगर ये हमारे जो वर्टिब्राई हैं उनके जॉइंट्स आपस में फ्यूज हो जाएं तो ये क्या होगा, एक सिंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसकी वजह से, उस जॉइंट की वजह से जो कर्वेचर मिल रहा था, जो बेंडिंग मिल रही थी, जो शॉक एब्जॉर्बेंस मिल रही थी, ये सारे ही फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन इमोबिलिटी, यानी कि हरकत करने के काबिल हम नहीं रहते।
बाज़ औक़ात हमारी स्कियाटिक नर्व पे मुसलसल बड़ी ही चुभती हुई दर्द होती है और ये दर्द की लहर वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करती चली जाती है। इस शदीद चुभती हुई दर्द को बेसिकली हम सिकियाटिका कहते हैं। सिकियाटिका क्यों होती है, इसकी मेन वजह सिकियाटिक नर्व का दब जाना या इंजर्ड हो जाना है। ये इंजरी क्यों होती है, इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इनमें एक्सीडेंटल गिर जाना, हर्निएटेड डिस्क या बटक पे इंजेक्शन लगाते हुए मिस हैंडल हो जाना, मिस एडमिनिस्टर हो जाना, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा ये नस दब जाती है और उसके बाद इसमें तकलीफ की शदीद चुभती हुई लहर मुसलसल उठती रहती है। इसकी वजह से मज़ीद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिनमें बिलखसूस हमारा जो लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट है वो शामिल है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी नर्व रूट है उसकी इंजरी किस हद तक है। अगर तो सिकियाटिक नर्व कम्प्लीटली ट्रांसेक्टेड हो जाती है तो हमारी टांगें लगभग इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, बिल्कुल नकारा हो जाती हैं, क्योंकि ना तो हम इनको फैला सकते हैं, ना इनको समेट सकते हैं, ना ही उठ के हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। वजह क्या होती है कि हमारा एंकल और फुट उसके दरमियान में राब्ता ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से एक तो तकलीफ होती है, उसके साथ साथ आप टांगे भी अपनी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहते। और हम जानते हैं कि हमारी लेग्स हमारा ना सिर्फ वेट उठाती हैं बल्कि हमारी जो मोशन है, जो हमारा चलना है, हरकत व सकनात हैं, वो भी मेनली हमारी लेग्स और हमारे फुट पे ही डिपेंड कर रहा होता है, जिनकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर एक तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अपराइट स्टेचर अपना मेंटेन रख सकते हैं और उसके साथ साथ हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब हमारा फुट और हमारा जो एंकल है उसके दरमियान राब्ता ही ख़त्म हो जाएगा अलॉन्ग विद स्वेयर स्टेपिंग पेन, तो डेफिनेटली हम मूव करने के काबिल नहीं रहते। यही वजह है कि हम अपनी टांगे बिल्कुल इस्तेमाल के ये काबिल नहीं रहती, नकारा हो जाती हैं, हम इनका जो कंट्रोल है वो खो देते हैं। इसकी अगर हम रिकवरी की बात करें तो यूजुअली इसकी रिकवरी बहुत ही स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके साथ साथ जो रिकवरी है वो भी कंप्लीट नहीं होती, यानी कि कुछ हद तक दर्द का तो आराम आ सकता है, पेन रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन कंप्लीटली इससे रिकवर होना दैट इज इम्पॉसिबल। आर्थराइटिस ये एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी एंड डिजेनरेटिव डिजीज है जो कि जॉइंट्स को डैमेज करती है। इसकी यूजुअल सिम्टम्स अगर हम देखें तो उनमें पेन, स्टिफनेस एंड जॉइंट्स की स्वेलिंग शामिल है। इसकी अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो उसमें एक्यूट आर्थराइटिस जो बेसिकली बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है एंड क्रोनिक आर्थराइटिस शामिल है। ये बेसिकली एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है और इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस शामिल है। इन तीनों के बारे में डिटेल हम अपने फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने इस चैप्टर के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स एंड की पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इनको हमने इन तीनों को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज़ जो हमारा प्लेबैक है वहाँ पे जाइए और लिस्ट में आपको सभी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगर तो ये एक्यूट आर्थराइटिस है, यानी कि किसी बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से जॉइंट्स की स्टिफनेस वगैरह हो गई हुई है, तो इसको फर्दर जो पेन रिलीफ है, पस है, वट एवर इट इज़, तो उसको सिंपल एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन को क्योर किया जा सकता है। अगर पेन होती है बहुत ज़्यादा तो उनको फर्दर पेन किलर के साथ रिलीफ दिया जा सकता है। और अगर किसी किस्म की फंक्शनल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई भी है जॉइंट्स की स्टिफनेस की वजह से, तो उसको फिजियोथेरेपी की मदद से मेंटेन किया जा सकता है। Past board questions from our today's topic include long questions and short questions. Long question number 1 is describe the deformities of skeleton. Long question number 2 is describe about disc slip. Short question includes number 1 give symptoms and causes of sciatica. Short question number 2 is what is herniation of disc.
स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारी आज की इस वीडियो में शामिल थे। आई एम श्योर आपको डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन अच्छे से समझ भी आ गया होगा एंड इसको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो अलॉन्ग विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला रिपेयर ऑफ बोन्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोविड-19 से बचाव की एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।